हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से बिहार स्पेशल बैच में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की बिहार एसएससी की तैयारी और साथ ही जो बिहार दरोगा मेंस है उसकी तैयारी कैसी चल रही है। और उम्मीद है कि ये सारे जो क्लासेस हो रहे हैं, खास करके जो बिहार जो स्पेशल क्लास है वो आपके इन एग्जाम्स में बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। ये उम्मीद ही नहीं, ये मेरा विश्वास भी है कि करेगा। वो जो अभी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ, जब मैंने उसके क्वेश्चन देखे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो मैक्सिमम करंट अफेयर्स को छोड़ करके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब ऑलरेडी बिहार के एग्जाम में सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग बिहार के जितने भी एग्जाम है उसका पीवाईक्यू जरूर करिए। मैं ऑलरेडी करवा रहा हूं, पूरी ये जो बिहार स्पेशल बैच है उसी के बारे में। और आज अब हमने ऑलरेडी जो इंडियन पॉलिटी का 8 मॉडल सेट 8 कर लिया है, ये मॉडल सेट 9 है। पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में, आप चाहे दरोगा का मेंस देने जाइएगा या बिहार एसएससी का प्रीलिम्स मेंस जो भी दीजिएगा, उसमें यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी गारंटी है ना। खैर चलिए, बाकी आप सारे क्लासेस को देखिएगा तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा जितने क्वेश्चन बनते हैं वो ऑलरेडी पूछ लिए गए हैं ना। तो वो स्पेशल कोई आपके लिए कोई अलग से है ना, कोई अलग दुनिया का सवाल तो लाएगा नहीं, वो ऑलरेडी उन्होंने पूछा है। वो हल्का हल्का लैंग्वेज चेंज करके पर पूछना उसको वही कंटेंट है, ठीक है। और पॉलिटी में तो हम लोग मॉडल सेट 8 कर लिए, 9 अभी और कुछ मॉडल सेट पॉलिटी में होगा, है ना। तो चलिए हम लोग उन सबको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। आज हम लोग 9 कर रहे हैं, 10 और 11 जो भी और आगे बनेगा जल्दी से उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम लोग पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगेन जो लोग नए हैं वो पहले 1 to 8 जाकर के आप वॉच करिए तो आपको ज्यादा फायदा लगेगा 9 में, है ना। आप 9 को भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट कई सारी चीजें ऐसी आएंगी जो ऑलरेडी मैंने 1 to 8 वाले क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर तो मैं यही कहूंगा कि आप 1 to 8 पहले देखिए, पूरी सीरीज देखिए, है ना। आपके लिए एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है, एक भी क्लास को स्किप करना आपके लिए हानिकारक ही साबित होगा। तो बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे जुड़िए, सारे पीपीटी सारा पीडीएफ वहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। फायदा उठाइए भाई, फ्री क्लासेस। इतना काम आपने, अगर आपने पेड क्लासेस भी लिया होगा ना, इतने चीजें इतना क्वेश्चन तो पेड क्लास में नहीं करा जाता जितना मैं फ्री में करा रहा हूं, ठीक है। खैर चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? मैंने कई बार बताया 3 तरह के आपातकाल होते हैं। अनुच्छेद 352 है ना, फिर आपका 356 और 360। वित्तीय आपातकाल से जो 360 संबंधित है। अनुच्छेद 352 आपको पता होगा ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। चलिए उसके अलावा अनुच्छेद 356 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन से है। ये किससे रिलेटेड है? ये राष्ट्रपति शासन से है, ठीक है। यहां पर जो और भी अनुच्छेद कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे अनुच्छेद 358 और 359। देखिए 358 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल में जो अनुच्छेद 19 है वो निलंबित हो जाएगा, ये 58 कहता है, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो आपका अनुच्छेद है ना 19 है, 19 के निलंबन की बात की जाती है आपातकाल के समय ना, निलंबन की बात की जाती है आपातकाल के समय, ठीक है, आपातकाल के समय। चलिए और कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, सब में नहीं होता है ना, जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी बात हो रही है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है आपका ये अनुच्छेद 359 क्या कहता है? ये कहता है, ठीक है, देखिए अनुच्छेद जो 359 है इसको भी आप जान लीजिए, है ना। 359 क्या कहता है? देखिए 359 ये कहता है कि अनुच्छेद 19 के अलावा और भी जो आपके अनुच्छेद हैं वो भी राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित हो जाएंगे। हां, लेकिन एक चीज का एक्सेप्शन है यहां पर, मैंने कई बार बताया है, अनुच्छेद 20 और 21 आपका कभी निलंबित नहीं होता। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया था कि अनुच्छेद जो 20 है ये अन्य अनुच्छेद के निलंबन, ये तो पहले कर लेता हूं, ये मैं लिख देता हूं, अन्य अनुच्छेद का निलंबन, है ना। अनुच्छेद जो है उसके निलंबन की बात करता है, का निलंबन, ठीक है, का निलंबन जो है उसकी बात करता है आपका कौन, ठीक है। तो का निलंबन की बात करता है अनुच्छेद 359, 359 बात करता है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा अनुच्छेद आपका 21 और 22 जो है वो, सॉरी 21 बोलते हैं, 20 और 21 है ना, अनुच्छेद 20 और जो अनुच्छेद 21 है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, 21 निलंबित नहीं होता है, ठीक है। और ये कब से किया गया है? पहले ये होता था, है ना, लेकिन जो आपका 44वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा ये सुविधा की गई कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो निलंबित नहीं होगा, ठीक है, आपातकाल के समय निलंबित नहीं होता है, ठीक है, होता। ये ध्यान में रखेंगे, ये सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गोलकनाथ मुकदमे का संबंध कौन से राज्य से? अब ये मैंने कई बार बताया, मैंने मौलिक अधिकार के संशोधन और जो संविधान की आधारिक संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, या मूलभूत संरचना भी बोलते हैं, उसके बारे में मैंने बताया था। मैंने कहा था कि इससे रिलेटेड एक केस की सीरीज है ना, जो आपको पता होनी चाहिए। मैंने कई सारे केसेस के नाम उसमें बताए थे। इसकी शुरुआत 1951 में शंकरी प्रसाद केस से हुई, ठीक है। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया, चूंकि बहुत लंबा है मैं लिखूंगा नहीं। शंकरी प्रसाद केस आया था 1991 में, सॉरी 51 में, 51 में। और उन्हीं के साथ एक और आया था, है ना, तो वो था सज्जन सिंह, है ना,
केस आया था, ठीक है, 1965 आपका आई थिंक 1965 में। हाँ, तो आपका शंकरी प्रसाद 1951 में, सज्जन सिंह केस 1965 में आया, ठीक है। फिर जो दूसरा केस, देखिए मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड क्यों बता रहा हूं, सज्जन सिंह केस और जो आपका है ना शंकरी प्रसाद केस है, उन दोनों ही केस में यह कहा गया था, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा यह कहा गया कि पार्लियामेंट जो है अनुच्छेद 368 368 जो आपको संशोधन का अधिकार देता है, यानी संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार कौन सा देता है, अनुच्छेद 368। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कथन था, कहना था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संसद है वो किसी भी अधिकार को या किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, यानी कि मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन फिर क्या हुआ, एक केस आया और वो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये कौन सा केस था, तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, और ये केस है 1967 का। इस केस में क्या हुआ कि पहले जो दो केस है उसके निर्णयों को बदल दिया गया या उसका उल्टा के ऑपोजिट निर्णय दिया गया। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद जो है वो मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकती। ध्यान से याद रख लीजिए क्या कहा था, तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार में है ना कोई संशोधन नहीं कर सकती है। यह बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसी केस के बाद जो है संसद ने जो है, ठीक है, जब ये केस हुआ है ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई संसद जो है वो संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है, मौलिक अधिकार के केस में, तो इसी के केस से संबंधित जो है तो फिर दो संविधान संशोधन आए, ठीक है, जो संसद के द्वारा लाया गया, एक 23वां और एक आपका 24वां, ठीक है, सॉरी 24वां और 25वां, एक 24वां संशोधन आया। तो देखिए इसी केस के बाद जो है आपका 24वां है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी कि संवैधानिक संशोधन आया, और फिर आपको साथ ही 25वां भी है ना 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये दोनों जो आया था वो इसी केस के बाद आया, ठीक है। एक आपका आया है ना 1967 में ही और एक 1971 में, तो ये तो 1967 में ही आया था और ये 1971 में आया, ठीक है। और ये दोनों ही संशोधन जो है वो संसद द्वारा लाए गए थे, वो एक तरह से इस केस के विरोध में। और इन दोनों संशोधन के द्वारा क्या किया गया, संसद ने ये बेसिकली स्थापित करने की कोशिश की कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है, ठीक है। पूरी कहानी आपको समझ में आ रही है। इसके बाद तब अब इसके रिगार्डिंग फिर क्या हुआ, 1973 में बहुत महत्वपूर्ण केस आया, अब वो है केशवानंद भारती केस, ठीक है, जिसमें है ना जिसमें संशोधन को लेकर के ही कहा गया और उसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया जिसको मूलभूत सिद्धांत कहते हैं, संविधान के मूलभूत सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, ठीक है। ये कहानी मैंने कई बार बताई, मैं वापस से आपको बता रहा हूं। और इसी केस में फिर यह कहा गया, केशवानंद भारती 1973 का केस में यह कहा गया कि संसद जो है सभी संविधान के सभी अनुच्छेद में संशोधन कर सकता है, केवल उनको छोड़ करके जो संविधान के मूल सिद्धांत या मूल संरचना का भाग हो, ठीक है। तो वहां से वो आया। उसके बाद भी कई सारे केसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। खैर उसके बारे में हम लोग अलग से मैं एक वीडियो मैंने कहा भी है, यानी कि मुकदमे से रिलेटेड एक अलग से मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। अभी आप यहां पर समझिए, ठीक है, ये समझ गया आपने। चलिए आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, ध्यान में रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ये तो कब हुआ था, 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, है ना, किसके द्वारा शुरू की गई, ये अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, बिहारी वाजपेयी द्वारा जो इसको शुरू किया गया था ना, वाजपेयी, इसको बनाया गया, ठीक है। क्लियर है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष, ये तो पुराना क्वेश्चन है, अब तो आपको पता है कि ये नहीं, ये 2012 का एक्चुअली क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग है ना 2005 से उठाया, हमने 2005 से 2023 तक के क्वेश्चन को हमने उठाया है, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 आपको पता है, अब तो हट गया है ना। अच्छा आप लोग, मैंने भी ऑलरेडी कई बार बता दिया, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 370 को रद्द किया गया, कब रद्द किया गया, ये दोनों ही बातें। साल 2019 था, संशोधन बताइए और आप ये बताइए ईयर, सॉरी ये डेट कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष लागू हुआ, ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखिए जम्मू कश्मीर का संविधान जो लागू हुआ था वो 1957 में, 1957 में लागू हुआ था। कब हुआ था, तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो आपका 1957 में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ये पार्टी है जम्मू कश्मीर की, और इसी पार्टी के अध्यक्ष आपको पता होंगे है ना, फारूक अब्दुल्ला है, ठीक है। आपने फारूक अब्दुल्ला का नाम शायद, अगर आप लोग न्यूज देखते होंगे तो इनका नाम जरूर है ना अब्दुल्ला का नाम सुना होगा, ठीक है। तो फारूक अब्दुल्ला जो है इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू कश्मीर की पार्टी है, 1932 में बनी थी। इसके प्रेसिडेंट कौन है, फारूक अब्दुल्ला। कब बनी थी ये भी ध्यान रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, ये 1932 में, 1932 में बनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, कह रहे राजीव गांधी के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना। देखिए राजीव गांधी के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था, ये बने थे वीपी सिंह। ये कब की बात हो रही है, ये 1989 से 1990 तक, लगभग ये 343 दिन 343 डेज तक रहे थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये कौन थे आपका, तो ये थे वीपी
सिंह, याद रहेगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में जरूर याद रखिए कि कौन कौन प्राइम मिनिस्टर कब कब बने, है ना, और उनके शासनकाल में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, तो उसको जरूर याद रखिए, वो सब पूछा जाता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे? देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो लोकसभा से नहीं थे, वो राज्यसभा से थे, ठीक है। और राज्यसभा में कहां से? तो ये असम राज्यसभा के सदस्य, असम से राज्य, मतलब असम का नेतृत्व बेसिकली करते थे, तो ये राज्यसभा सदस्य थे। कहां से थे? असम से थे। अच्छा, क्या आपको पता है ना, देखिए एक दो पॉइंट पहले यहां करें। देखिए, जो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो दोनों ही सदन से हो सकता है, वो लोकसभा से। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री जो वो कौन से सदन से होगा, तो देखिए वो दोनों ही सदन से हो सकता है, वो लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से। तो प्रधानमंत्री जो है, ये पहली बात तो आप याद रखिए, ये दोनों सदन से हो सकते हैं ना, दोनों सदन से हो सकते हैं। दोनों सदन मतलब दोनों सदन से, है ना, बनते हैं, यानी कोई भी राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन से बन सकते हैं। ज्यादातर प्रधानमंत्री लोकसभा से ही बनते हैं, ठीक है, लोकसभा के द्वारा निर्वाचित होकर के आते हैं। लेकिन भारतीय इतिहास में 4 प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जो, है ना, राज्यसभा से बने हैं, ठीक है। तो राज्यसभा से बने प्रधानमंत्री, है ना, राज्यसभा से, है ना, राज्यसभा से जो है बेसिकली, राज्यसभा बोली, है ना, राज्यसभा से, है ना, प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम आपका, है ना, राज्यसभा अगर बात करें तो सबसे पहले कौन थी? पहले थी इंदिरा गांधी, है ना, पहले कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी पहली प्राइम मिनिस्टर है जो राज्यसभा, जिस समय वो 1966 में बनी थी, है ना, अगर आपको याद होगा, ठीक है। किसके बाद? लाल बहादुर शास्त्री के 1966 में अचानक देहांत हो गया था, समरकंद, सॉरी, ये ताशकंद में, ठीक है। जब वो कौन से समझौते, ये कई बार सवाल आ गया है, नाम ही उसका ताशकंद समझौता ही नाम है, ठीक है। तो ताशकंद समझौते के बाद उनका देहांत हो गया, तब ये इंदिरा गांधी बनी, उस समय ये राज्यसभा की सदस्य थी। वैसे प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या हुआ था, उन्होंने राज्यसभा से त्यागपत्र दे दिया और उसी साल 1967 में जो है उन्होंने लोकसभा से इलेक्शन लड़के वो लोकसभा के सदस्य बन गए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, वो ज्यादा समय तक राज्यसभा के सदस्य नहीं रही एज अ प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो उस समय थी, तो पहली यही थी। दूसरा कौन बना? दूसरा जो राज्यसभा के सदस्य थे इनके बाद वो थे एचडी देवेगौड़ा, है ना। वो कौन बने? है ना, वो एचडी देवेगौड़ा बने, ठीक है, 1996 में। एचडी, है ना, देवेगौड़ा, ठीक है, देवेगौड़ा, अगर आपको याद हो इनके बारे में, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, एचडी देवेगौड़ा, है ना, 1996 की बात है, ठीक है। तो एचडी देवेगौड़ा जो है वो दूसरे व्यक्ति थे जो राज्यसभा के सदस्य थे, है ना, और वो बने, ठीक है, 1996 में। उस समय वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है। तो एचडी देवेगौड़ा बने। बड़ा ही इंटरेस्टिंगली कहा जाता है कि वो पहले जो है, इनसे पहले, है ना, जो ज्योति बसु, वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर बहुत लंबे समय तक रहे, है ना, ज्योति बसु को प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित किया गया था उस समय, जो संयुक्त मोर्चा जो गठबंधन था उसके द्वारा, ठीक है, जो गठबंधन उस 1990 से खास करके 1999 तक जो है, जब तक ये अटल बिहारी वाजपेयी परमानेंट नहीं बने, ठीक है, तब तक एक भूचाल मचा हुआ था। कई सारे प्रधानमंत्री साल साल में प्रधानमंत्री बदले गए, ठीक है, ये हुआ। चलिए, तो एचडी देवेगौड़ा बने, है ना। जब ज्योति बसु ने इनकार कर दिया बनने से, है ना, वामपंथी नेता थे वो, बनने से इनकार कर दिया, तो एचडी देवेगौड़ा को बनाया गया। ये भी ज्यादा दिन नहीं रहे। इसके बाद आए कौन, है ना, और इन्हीं के जस्ट बाद जो आए, है ना, वो थे इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। ये भी राज्यसभा के ही सदस्य थे, है ना। इसको इंद्र या इंद्र भी बोल देता है कोई, इंद्र कुमार, है ना, गुजराल, ठीक है। ये बने, ये भी 1996 में ही जो है ना, क्योंकि एचडी देवेगौड़ा बहुत ज्यादा दिन तक रहे नहीं थे, ठीक है। तो ये बने, ये तीसरे थे 1996 में, ठीक है। राज्यसभा से ये तीसरे जो है मेंबर थे। और चौथे तो आपको यहां पर दिख ही रहा है, प्रधानमंत्री, है ना, मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सबसे लंबे समय तक राज्यसभा से प्रधानमंत्री रहने वाले वही है, ये भी ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए, और आप मनमोहन सिंह के बारे में एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, वो अल्पसंख्यक समुदाय के पहले पीएम थे। ये भी एक सवाल बन सकता है इनके बारे में। मनमोहन सिंह जो है ये अल्पसंख्यक, है ना, जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं ना, अल्पसंख्यक जो होता है, अल्पसंख्यक, ठीक है, उसके के पहले संख्यक के फर्स्ट पीएम, है ना, फर्स्ट प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन रहे थे? तो ये आपके मनमोहन सिंह थे। तो कई सारी महत्वपूर्ण बातें आपने यहां पर जानी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक, ये तो काशीराम जी थे। कौन थे? काशीराम जी। इन्हीं के नेतृत्व में, है ना, 19 बहुत जादुई व्यक्ति थे, मतलब जादुई व्यक्ति का मतलब बहुत इनका लोकप्रिय नेता थे। 1984 में काशीराम जी ने ही जो है ना, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की, एक नेशनल पार्टी, ठीक रही है। और जो है अभी आपको पता है कि मायावती जी इसके अध्यक्ष हैं। मायावती जी इसको, अब तो इस पार्टी की स्थिति दयनीय हो चुकी है ना, लेकिन एक समय मायावती जी इस पार्टी से मुख्यमंत्री भी रही उत्तर प्रदेश की। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, जिसको एनसीबीसी कहते हैं, ठीक है, ये अनुच्छेद 340, है ना, एनसीबीसी, इसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भी आयोग भी कहते हैं, एनसीबीसी, है ना, नेशनल, है ना, काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है।
तो नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, देखिए 2018 में जो है संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, ठीक है, संवैधानिक बना दिया गया। एनसीबीसी के बारे में जो जरूरी पॉइंट है, 102वां है ना, 102nd 102वां है ना, जो संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसके द्वारा क्या किया गया है ना, द्वारा है ना इसको संवैधानिक बनाया गया, संवैधानिक द्वारा संवैधानिक है ना, संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक बनाया गया, ठीक है, इसको संवैधानिक बना दिया गया। तो एनसीबीसी जो है नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेस की जब बात करते हैं तो 102वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इस संस्था को, इस आयोग को संवैधानिक बना दिया गया। लेकिन जब तक ये संवैधानिक नहीं था, इससे पहले जो है वो बना था 1993 में, जो है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है ना, एनसीबीसी की बात करें तो इससे पहले, ठीक है, वो 2-3 बार बन चुकी थी। इससे पहले से जो चल रहा था उसकी वो बना था 1993 में, 1993 में बना था, इससे पहले 1993 में। अगर आपसे कभी ये पूछ ले, ये भी सवाल पूछा गया है, जो पहला पिछड़ा वर्ग था, आयोग था, वो कौन सा था, तो उनका नाम आप जरूर याद करें। प्रथम आयोग जो था काका कालेलकर थे। कौन थे? प्रथम आयोग। आपसे ये कई बार पूछा है, प्रथम अगर आयोग पूछ लिया जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम आयोग किस पर? ये किसका? जो पिछड़ा वर्ग का प्रथम आयोग की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रथम आयोग पिछड़ा वर्ग का जो है वो बना था काका कालेलकर, है ना। ये किनके नेतृत्व में बना था? काका कालेलकर आयोग बेसिकली उनको कहा जाता है, ठीक है, काका कालेलकर आयोग। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। और दूसरा था बीपी मंडल आयोग, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और दूसरा जो था वो बीपी मंडल आयोग था। ठीक है, ये सब ये 1950s और ये 1970s में बना था, ये बीपी मंडल। ठीक है, बीपी मंडल आयोग। ठीक है, बीपी मंडल आयोग ध्यान में रखेंगे, ये पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरूर इसको ध्यान में रखिए। अब तो ये क्या बन गया? एक संवैधानिक निकाय बन गया है। 102वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक बना दिया गया है, एनसीबीसी को, नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, कहां स्थित है भाई? ये तो सबको पता होना चाहिए, नई दिल्ली में। ठीक है, जो हमारा है ना सुप्रीम कोर्ट है वो कहां है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्यों के गठन का आधार क्या था? देखिए, भारत में आपको पता है राज्यों का गठन जो वो भाषा के आधार पर हुआ था, है ना। और भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पर जो है ना, आधार पर है ना पहला राज्य है ना, पर फर्स्ट स्टेट की जब बात करते हैं, फर्स्ट स्टेट, ठीक है, ये कौन सा था? ये था आपका आंध्र प्रदेश। एपी यहां पे कंफ्यूज नहीं हो गया, आंध्र प्रदेश था। ये बना था 1 अक्टूबर है ना, 1 अक्टूबर 1953 को, 1953 को बना। ठीक है, कब बना आपका? तो ये आपका 1 अक्टूबर 1953 को बना था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, बाकी उसके बाद आपको पता है कि इसी साल राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, और फिर इसके बाद अन्य राज्यों का भी निर्माण हुआ। 1956 में वो है ना वो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद अधिनियम बना दिया गया। ठीक है, 1956 में फिर और भी राज्यों का गठन किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार, आपको पता है 42वां, ये कई बार आया है, 42वां संविधान संशोधन, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इंदिरा गांधी के समय जो है 1976 में, कई बार मैं बता चुका हूं है ना, 1976 में यह संशोधन हुआ था, आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने किया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बदलाव हुए, तो प्रस्तावना में भी बदलाव कर दिया गया था। और इसमें बदलाव यह किया गया कि इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे ना, कौन का? समाजवादी है ना, और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। बदलाव में क्या होता कि 3 शब्द है ना, 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया भाई? तो 3 शब्द जो इसमें जोड़े गए थे वो था आपका, एक तो समाजवादी, जिसको है ना सोशलिस्ट बोलते हैं, समाजवादी। ठीक है, सोशलिस्ट हो गया। उसके बाद आपका धर्मनिरपेक्ष हो गया। क्या हो गया आपका? धर्मनिरपेक्ष हो गया। ठीक है, तो एक और शब्द क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष हो गया। फिर आपका एक शब्द जोड़ा गया था अखंडता, है ना, अखंडता। ठीक है, तो ये 3 शब्द जुड़े गए थे है ना इस संशोधन के द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है क्या कि संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुयेग अंतराल जो है वो कितनी अवधि का होता है? ये तो बहुत आसान है। अब देखिए, 2 सदनों के बीच जो है 6 महीने का अंतराल होता है। अगर मान लीजिए 6 महीने से अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? फिर राष्ट्रपति के पास एक अधिकार है, कौन से अनुच्छेद के तहत? ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति के पास जो है अनुच्छेद, अगर ऐसी स्थिति बनती, वैसे तो साल में जो है, ठीक है, संसद कोई भी जो सदन है, ठीक है, उसकी कम से कम 2 बैठक बुलाई जाएगी। कितनी बैठक बुलाई जाएगी? साल, 1 वर्ष में कम से कम 2, है ना, 1 वर्ष में है ना जो है न्यूनतम 2, है ना, न्यूनतम 2 बार बैठक होगी। ठीक है, कितनी बार बैठक होगी? 2 बार बैठक होगी 6 महीने से, और दोनों बैठक के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर ना हो। अगर अंतर होता है ना, इससे ज्यादा अगर होता है, इससे ज्यादा हुआ, ठीक है, इससे ज्यादा है ना, ज्यादा के केस में, के
केस में, देखिए केस में क्या होता है समझ लीजिए, इससे ज्यादा अगर 6 महीने से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, तब राष्ट्रपति के पास एक अनुच्छेद के संबंधित, ठीक है, अनुच्छेद है 85, इनके पास ये पावर है कि अगर ऐसा होता है तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति सदन की बैठक बुलाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी अनुच्छेद 85 के राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन की बैठक बुलाने की शक्ति दी गई है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुला सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहे हैं निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था खंगारी। ये कई बार हो चुका है, राजस्थान में सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुई, ठीक है, और ये कब हुआ था, ये आपको कई बार आ चुका है, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ है ना। वो इसी साल 1959 में आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, यहां पर भी पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहां पर भी पंचायती राज की स्थापना हुई थी, ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अब पंचायती राज व्यवस्था संबंधित जो आपका कौन सी समिति थी, है ना, बलवंत राय मेहता समिति, है ना, उसी की रिपोर्ट जो है 1957 में वो रिपोर्ट उन्होंने दिया, ठीक है, और उसी आधार पर ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको एक्सेप्ट किया गया, जिसमें सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद पंचायत समिति यानी ब्लॉक, ठीक है, फिर उसके बाद जिला परिषद होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से संसद के, है ना, कह रहा है कि संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है। ये तो है भारत का महान्यायवादी, जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, एजीआई, है ना। अच्छा, आप लोग, मैंने कई बार ऑलरेडी इसके बारे में बताया इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, आप लोग कमेंट में बताएंगे इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है। देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये संसद के दोनों ही सदन में भाग ले सकता है, उसको संबोधित कर सकता है, लेकिन ये वोट नहीं दे सकते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। महान्यायवादी, है ना, सदन में वोट नहीं कर सकते, भाग ले सकते हैं, सदन में ये जो है वोट नहीं कर सकते, ठीक है, वोट नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है, नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये वोट नहीं कर सकते। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध निलंबित हो जाता है, क्या, है ना। देखिए इसमें मेनली मौलिक अधिकार जो है वो आपके क्या होते हैं, वो निलंबित हो जाते हैं, है ना। और मैंने अभी ऑलरेडी इसके बारे में पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया कि अनुच्छेद 358 के तहत जो है आपका अनुच्छेद 19 जो है उसके अधिकार खत्म, जो स्वतंत्रता का अधिकार, 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है वो समाप्त। फिर आपका अनुच्छेद 359 के तहत बाकी अन्य जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद जो है वो खत्म। सिर्फ 20 और 21 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल में भी आपके पास सुरक्षित रहता है ना, ठीक है, जिसमें राइट टू लाइफ और राइट टू, है ना, इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्रीय सरकार की नौकरी में आरक्षण वाला, तो आपको पता है अनुच्छेद 16 जो है, ठीक है, इसी में, है ना, आपको 16(4) जो है वो आरक्षण की बात करता है, ये भी सवाल पहले आ चुका है, ठीक है। बाकी अनुच्छेद 14 ये सब बाकी अनुच्छेद याद रखिएगा, ठीक है, वो ऑलरेडी कई बार हो चुका है। आप पहला 1 to 8 सीरीज का जो ये 1 to 8 पार्ट है मॉडल सेट जरूर देखिए, ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन, इनसे भी रिलेटेड कई सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, ठीक है। इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों से होता है, तो यहां कह रहे हैं डायरेक्ट निर्वाचन नहीं था, निर्वाचित सदस्यों से होता है, तो यह है जिला परिषद। जिला परिषद का गठन जो है वो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है। 2018 का बिहार विधानसभा सहायक परीक्षा में पूछा हुआ, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, ये तो आसान है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ये तो प्रधानमंत्री करेगा, उन्हीं की ये ड्यूटी ही है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो बात सही है भाई। कह रहा है लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, ये भी सही है, तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, इससे आसान, ये भी भारतीय विधानसभा सहायक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक याचिका यानी रिट का शाब्दिक अर्थ है वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं, ठीक है, हम आदेश देते हैं या मैं आदेश देता हूं, ठीक है, हम आदेश देते हैं, ठीक है, ये वी कमांड, जिसको परम आदेश भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये तो मेंडेमस है, ठीक है, मेंडेमस, इसी का हिंदी जो होता है वो परम आदेश होता है। देखिए हम सबको पता है कि हमारे संविधान में जो है वो, है ना, रिट जारी करें। रिट क्या है बेसिकली, देखिए जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, तो हम कहां जा सकते हैं, हम हाईकोर्ट, हम 2 जगह जा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों को, है ना, कोई परफॉर्म करने से हमें रोकता है या उसका कोई हनन करता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है इस चीज को, चूंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जो है मौलिक अधिकारों का गार्डियन या रक्षक कहलाता है, ठीक है, तो हम सीधा कहां जाएंगे, या तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। हाईकोर्ट के पास जब जाते हैं तो वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट पास करता है, ये कई बार बात हो चुकी है, ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत, है ना, और ये हाईकोर्ट की बात हुई। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो ये अनुच्छेद 32 के तहत जो है ना, ये 5 तरह के रिट जारी करता है। कितने तरह के, ये 5, है ना, जो जिसको याचिका भी बोलते हैं या रिट, है ना,
5 तरह के जो है 5 रिट जारी करते हैं, जिसमें से यहां पर आपको दिख ही रहा है ना, सर्शियोरेडी है, मैंडमस है, क्वो वारंटो है, हिबियस कॉर्पस है, और एक होता है आपका प्रोहिबिशन, जिसको निषेध बोलते हैं। ठीक है, ये होता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल बताया है, और पॉलिटी का जो डिटेल क्लास है वहां पर भी मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसकी भी सीरीज अपलोड है, उसको भी जरूर देखिए। ठीक है, खैर, तो इस 5 में मेंडेमस की अगर हम बात करें तो मेंडेमस में क्या होता है? देखिए, मेंडेमस के अंतर्गत जनरली देखिए होता क्या है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो किसी अधिकारी को, ठीक है, कोई जो सार्वजनिक अधिकारी है, ठीक है, उसको आदेश देता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। मतलब ऐसा कोई भी अधिकारी जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने में असफल हो जाता है, या फिर कहिए कि वो है ना करने में रुचि नहीं दिखाता या नहीं करता है, करने से इनकार करता है, यानी कि अगर कोई अधिकारी अपने दायित्वों को पूरा करने से इनकार करता है या असफल होता है, तो कोर्ट उसको आदेश देती है कि वो अपने कर्तव्यों को पूरा करे, है ना, इसी को बोलते हैं मेंडेमस। बाकी पांचों ही रिट के विषय में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, आप उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से आपको जानना चाहिए वो है हिबियस कॉर्पस। ठीक है, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी रिट है। और क्यों है मैं पहले भी इसके बारे में बताया। देखिए, ये जो है जो इलीगल डिटेनिंग होता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई जबरदस्ती जो है वो गिरफ्तार, कोई पुलिस या कोई संस्था उसको अरेस्ट गिरफ्तार कर लिया है या उसको डिटेन कर लिया है, ठीक है, न्यायिक हिरासत में ले लिया है, तो ऐसे में उसको बचाने का सबसे आसान तरीका है, मान लीजिए आपको डिटेन कर लिया गया, आपको कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा रहा, आपको वकील सबसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो बस जो भी परिवार, जैसे मान लीजिए अगर मुझे सपोज करिए अरेस्ट किया हुआ है, तो मेरे परिवार के सदस्य अगर कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाकर के, ठीक है, वहां पर अदालत में एक प्ली डाले, है ना, तो जो कोर्ट है वो क्या करेगी, हिबियस कॉर्पस के तहत जो है बेसिकली हिबियस कॉर्पस रिट जारी करेगी, और जो भी है ना संस्था या जो भी इंस्टीट्यूशन हमको अरेस्ट किया या हमको डिटेन किया है, उसको ये ऑर्डर जाएगा कि वो मुझे, यानी उस व्यक्ति को जो है वो कोर्ट के सामने पेश करे, हाई कोर्ट में पेश करे, और ये साबित करे कि मुझे जिस अपराध के तहत गिरफ्तार किया गया वो सही है। ठीक है, तो ये होता है हिबियस कॉर्पस, बहुत जरूरी है, लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी उतनी नहीं है। ठीक है, बाकी क्वो वारंटो सर्शियोरी है, आप लोग जरूर इसके बारे में देखिए, मैंने ऑलरेडी डिटेल बताया। ठीक है, यहां इतना ही है ना, आगे बढ़ते हैं, हमें और भी क्वेश्चंस को देखना है। भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद का अधिनियम बना? तो 73वां, देखिए 73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित है, और 74वां दोनों 1992 का ही संशोधन है। ठीक है, एक पंचायती राज से है, मतलब दोनों स्वशासन से, तो एक पंचायती से और एक नगर पालिका से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है? मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। देखिए, ये कोरम है, राज्यसभा का कहा है तो 25 सदस्य, और अगर लोकसभा का कहता तो यहां 50 एक्चुअली ज्यादा था, 50 तो नहीं था, 55 होता। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, लोकसभा अगर ये कहता तो ये 55 होता। अब कोरम क्या है मैं बताता हूं। ठीक है, मैंने पहले वैसे बताया है। देखिए, कोरम का क्या मतलब है कि कोई भी सदन हो, मतलब लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसके बैठक के लिए बनाया यह गया है कि उसकी बैठक तभी होगी जब कम से कम, है ना, टोटल सदस्य का 10वां भाग, है ना, यानी कि कुल सदस्य का, कोरम का यह मतलब हो गया कि इसमें कुल सदस्यों का 10वां भाग उपस्थित हो, कुल जितने सदस्य हैं उसमें, ठीक है, कुल सदस्यों का, है ना, का 10वां भाग, है ना, 10वां भाग अगर वहां है, 10वां भाग, ठीक है, उपस्थित हो, ठीक है, उपस्थित हो, तभी ये बैठक जो है प्रोसीड करेगा या होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो इसी को, तो लोकसभा में आपको पता है कि अभी वर्तमान में कुल क्षमता 550 है, तो उसका 10% निकाल लीजिए, या 1/10 करिए तो 55 होगा। राज्यसभा में जो मैक्सिमम है वो 250 है, तो उसका आप 1/10 करिए तो आपको कितना निकलेगा, 25 निकल जाएगा। तो इतने सदस्यों की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया? तो भारत के संघ की राजभाषा के रूप में इसको 1949 14 सितंबर को ही, सितंबर, आपको पता है इस दिन हिंदी दिवस भी मनाते हैं। इस दिन क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। ठीक है, इसी दिन स्वीकारा था। ठीक है, हिंदी दिवस, क्लियर है, तो हिंदी दिवस। चलिए आगे बढ़ते, बाद में जब संविधान में 1950 में इसको कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? पहले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन ये क्या थे, ये जो है आपके अस्थायी थे। और अस्थायी कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। संविधान सभा की जो, देखो ये कब बने थे, जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई। ठीक है, ये हुई थी पहली बैठक, उसी में सच्चिदानंद सिन्हा को जो है पहली बैठक, ठीक है, पहली बैठक में, संविधान सभा के पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। बाद में आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अस्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है, ये क्या बने, ये अस्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है, अस्थायी ना अध्यक्ष बने। ठीक है, चलिए ये अस्थायी अध्यक्ष बने। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, कह रहे हैं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? इसमें से देखिए, ये कई बार आ गया, 6 राज्यों में, उससे पंजाब में नहीं है, बाकी तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, है ना, यूपी, आंध्र प्रदेश, इन सब में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा क्या, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? नीति आयोग? बिल्कुल नहीं, नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधान में कहीं इसके बारे में नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं है। वित्त आयोग, वित्त आयोग है, ये तो अनुच्छेद 280 इसी से रिलेटेड है। अनुच्छेद 280 जो है वो इससे रिलेटेड है, वित्त आयोग। और ये तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, चलिए ध्यान में रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा, ये अगर आपसे पूछ ले वित्त आयोग कब बना था, तो ये ध्यान में रखेंगे 1951 में, 1951, 1951 में। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? ये भारत के द्विसदनीय संसद का ऊपरी, लोकसभा ऊपरी तो नहीं है, तो गलत हो जाएगा। संविधान, भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम शक्ति 545 नहीं, पहले 552 थी, अब 550 है, तो दोनों ही स्थिति में गलत है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित, देखिए ये पहले ठीक था, लेकिन आपको पता होगा 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको खत्म कर दिया गया है। तो वर्तमान परिदृश्य में ये गलत है, पहले लेकिन ये सही था, और उम्मीद है कि यही आंसर होता उस समय के अनुसार, लेकिन अभी वर्तमान में ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो और लोकसभा से 4 वर्ष, यहां सारा गलत। देखिए वैसे ये आंसर होता उस समय के अकॉर्डिंग, बट आप ध्यान रखिए अब ये चारों ही केस गलत है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, अब ये कौन से मौलिक अधिकार है? ये सभी हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, फिर अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29, ये सब है, उपयुक्त सभी। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये होगा, ये सारे ही अधिकार जो है वो केवल भारतीय नागरिकों का, बाकी जो मौलिक अधिकार है वो अन्य लोगों, मतलब जो विदेशी व्यक्ति हैं उनके लिए भी है, लेकिन ये इतना जो है यानी 15, 19, 15, 16, 19 और 29। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान, मैंने ऑलरेडी बताया 1976 का जो है इंदिरा गांधी के समय, पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी, इसके बारे में मैंने कई बार बताया, ये बीडीओ जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आप बोलते हैं, बीडीओ, ये कई बार मैंने। और जो पंचायत समिति का जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? ठीक है, ये तो जो अधिशासी अधिकारी ये बीडीओ है, ऐसे होता है प्रमुख, है ना, उसका हेड होता है कौन? प्रमुख। ठीक है, प्रमुख का चुनाव होता है। चलिए, कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण, देखिए पहले तो 33% ही थी, 33%, अब 50% कर दी गई है, तो ये भी ध्यान में रखिए। भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ये आम, और ये तो ये भी सवाल आई थिंक मुझे लगता है पहले भी पूछा गया है, आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए जो ये, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? देखिए वैसे तो भाग 22 ही हैं, लेकिन उसमें सब क्लॉज जोड़ने के बाद वर्तमान में जो देखेंगे तो कुल 25 हैं। ठीक है, अगर कभी 25 ऑप्शन दिखा तो फिर आप 25 मारना होगा। ठीक है, 25 भाग हैं। ठीक है, जिसमें आपको पता होगा कि भाग में कौन कौन सा है, जो भाग है ना 4A वो ऐड हुआ। ठीक है, 4A ऐड हुआ है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में बहुत बताया, सीरीज में बताया हुआ है, प्लस जो मैंने ऑलरेडी अलग से भाग पर एक पूरा है ना वीडियो बनाया, उसमें मैंने ट्रिक से बताई कैसे आप भाग को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो भाग 4A, फिर आपको पता होगा 9A 9B है ना, 9A 9B, फिर आपका 14A। ठीक है, भाग जो है आपका सॉरी है ना 14A वो भी ऐड हुआ, ये 4 भाग बाद में ऐड हुए। ठीक है, एक हटा था भाग 7 और ये 4। अब भाग 7 जो हटा था, अभी जो दरोगा का जस्ट एग्जाम हुआ, आपने दरोगा अगर आपने वीडियो देख लिया होगा है ना, अभी जो 2023 में दरोगा का एग्जाम हुआ है ना, उसमें भी इसी से पूछा था कौन सा भाग हटाया, तो भाग 7, वो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, आप उसको जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये 2019 का बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड वाला क्वेश्चन है। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? ये है अनुच्छेद 326, ये जानते भी होंगे अगर आप लोग। ठीक है, तो मत देने का अधिकार कहां पर है? तो संविधान का अनुच्छेद 326 जो है उसमें मत देने के अधिकार की बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? अच्छा, ये पूछ ले भाग, तो भाग आपको पता होना चाहिए, इसमें भाग 15 है, जिसमें वोटिंग के बारे में दिया है भाग 15। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाग 15। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? देखिए पॉकेट वीटो का जो प्रयोग है एक ही बार हुआ है वीटो का प्रयोग, और वो है ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। ठीक है, और ये किसने किया था? डाक संशोधन विधेयक जो है इसको लेकर के किया था। किसने किया था? तो ज्ञानी जेल सिंह ने, है ना, डाक संशोधन विधेयक को लेकर के किया था। उसमें राजीव गांधी वो लेकर के आए थे। 1986 की बात है। कब की बात है? 1986 की बात है। और यही एक बार जो है राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा वीटो का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ध्यान में रहेगा, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? ये भी मैंने अनुसूची ऑलरेडी डिटेल में आपको 12 अनुसूची पढ़ाई है, उसको जरूर जाके देखिए आप लोग। ठीक है, ये कौन है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन क्षेत्रों में शासन और इन अधिकार को लेकर के जो है, ठीक है, क्षेत्र अधिकार को लेकर के जो है वो आपका अनुसूची 6 संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है।
देखिए अंतरराज्यीय परिषद का जो सदस्य होता है, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के 6 मंत्री, कुल 6 मंत्री ये भी होते हैं, राज्यपाल इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो अंतरराज्यीय परिषद जो है ये पहली बार, देखिए एक चीज ध्यान में रखिए इसके बारे में, अगर आप देखें अंतरराज्यीय परिषद की अगर बात करें, पहली बार 1920 में ये बना था। कब आया था? पहली बार 1920 में बना है ना, 1920 में बना, ठीक है। इसमें 30 सदस्य होता है ना, कितने? 30 सदस्य होता है, और इसमें सब लोकसभा से होते हैं, 30 सदस्य और सभी लोकसभा से, ठीक है। तो राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, सब लोकसभा का होता है, सभी लोकसभा, ठीक है, सभी लोकसभा है ना सदस्य होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये भी, ये सब पॉइंट ध्यान में रखेंगे। तो अंतरराज्यीय जो है ये क्या हो गया, तो ये इसके बारे में हम लोग ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक चीज, पहली बार जो है ये कब आया था? अगर पहली बार देखिए ये वैसे तो पहली बार ये एक्चुअली रुकिए एक सेकंड, ठीक है। पहली बार ये 1920 में नहीं, एक्चुअली 1990 में आया था, सॉरी, है ना। 1920 को 1990 कर लीजिए, 1920 तो वो तो अंग्रेज के जमाने को हो गया, 1990 में एक्चुअली ये पहली बार आया था, ठीक है। तो ये क्यों लाया गया? अंतरराज्यीय ये जो संस्था है या परिषद जो है, अंतरराज्यीय परिषद क्यों बनाया जाता है? ये बनाया जाता है कि राज्य और केंद्र में जो है वो समन्वय बनाया जा सके, यानी कि राज्यों के बीच और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है ना। तो ये है आपका, ध्यान में रखेंगे, पहली बार 1990 में किया गया था। इसके सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के 6 मंत्री होते हैं, और इसके अलावा जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक होते हैं, जो संघ राज्य के क्षेत्र लेफ्टिनेंट जो बोलते हैं ना गवर्नर, वो यानी कि संघ राज्य के, है ना, जिसको आप यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, संघ राज्य के प्रशासक यानी यूटी जो होता है के प्रशासक, वो भी इसके सदस्य होते हैं, के प्रशासक, है ना, ये भी इसके सदस्य होते हैं, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरर्हता का उल्लेख है। तो दल बदल के बारे में कई बार मैंने बताया, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के बारे में है, ठीक है, कई बार ये बात हो चुकी है, आप पीछे के वीडियोस को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? वैसे अगर आपने समिति वाला, कई बार मैंने समिति इसके बारे में बताया, अगर आपको प्रीवियस आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये तीनों तो पंचायती राज से है, ठीक है। किससे संबंधित है? ये तीनों पंचायती राज से है, ठीक है, ये तीनों पंचायती राज से, ठीक है। तो यहां पर एक ही बचता है, दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये किससे है? तो ये चुनाव सुधारों से संबंधित है। कौन सा है? दिनेश गोस्वामी समिति, ये चुनाव सुधारों से है, ठीक है, याद रहेगा। तो आगे, अच्छा ये कमेटी कब बनी थी अगर पूछे तो ये 1990 की कमेटी है, ठीक है, 1990, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बाकी जीवीके राव, अशोक मेहता, एल एम सिंघवी, इसके बारे में मैंने शॉर्ट्स भी देखे, शॉर्ट्स में मैंने सारे पंचायती राज पर 20 जितनी भी कमेटी थी सबके बारे में मैंने बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? देखते हैं, वह लोकसभा के ही, यहां बात किसकी भी? उपाध्यक्ष की, देखिए अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष, वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, ये तो बात सही है, ठीक है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी ठीक है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं, देखिए वो पीठासीन तो कभी होते ही नहीं, उप पीठासीन होते हैं, तब वह प्रथम मत, अगर वो मान लीजिए पीठासीन बन, मान लीजिए कि अध्यक्ष नहीं है और लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वो आपका पीठासीन है अभी, ठीक है ना, तो वैसे में भी उनका जो वोट है वो ये जो प्रथमतः जो वोट है ये नहीं दे सकता, यही गलत है, ठीक है। तो आंसर आपका यहीं पर हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अच्छा सवाल था। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश? ये तो पता है, राष्ट्रपति के, कहीं पर भी राष्ट्रपति की सिफारिश से ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति की सिफारिश से ही लाया जा सकता है ना। और अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक के बारे में है, कई बार इसके बारे में बात हो चुकी है ना, 110, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए ये तो कई बार ये भी आ गया है, 14 दिनों के लिए ये लंबित कर सकती है, उसके बाद ये अपने आप पारित माना जाएगा, क्योंकि धन विधेयक के केस में लोकसभा को एक तरफा शक्ति दी गई है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार जो है मानव का दुर्व्यापार और बालाश्रम यानी कि वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ये तो अनुच्छेद आपका कौन सा है? अनुच्छेद है ना 23 जो है, ठीक है, वो इससे संबंधित है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बालाश्रम निषेध है, यह अनुच्छेद 23 में कहा गया है। 24 में जो है ना 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को जो फैक्ट्री सब में काम कराया जाता है उस पर निषेध के बारे में है, ठीक है। 25-26 धर्म से रिलेटेड धार्मिक स्वतंत्रता वाले भाग में है, कोई मतलब हाँ उसी में है कहिए। तो कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त, डैश के यहाँ होना चाहिए, कितने समय के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं एक निर्धारित समय से राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ये तो 6 माह, देखिए 6 माह के लिए जो है वो मुख्यमंत्री बन के रह सकता है, लेकिन उसके बाद जो है उसको इलेक्शन लड़ के आना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो हट जाएगा पद से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा, अगला सवाल है, भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च, सबसे विधि निर्मात्री मतलब कानून बनाने वाला, तो कानून बनाने में सबसे ऊपर कौन है? संसद है, संसद ही कानून बनाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द
पद के, आपने देखा होगा कि न्याय की बात की गई, जस्टिस की बात की गई, किस तरह का जस्टिस, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, कानूनी कोई न्याय नहीं है प्रस्तावना में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? कौन सा संघ है भाई? ये कौन सी, मतलब ये प्राक्कलन समिति, ये प्राक्कलन समिति जो है ये ऐसी समिति है जिसके सदस्य जो है वो क्या होते हैं? सत्ताधारी दल के सदस्यों से ही होता है, ठीक है। कौन होता है? सत्ताधारी सदस्यों से ही होता है, ठीक है। और इसी में, इसमें देखिए क्या है, ये एक्चुअली 1920 में बनी थी, बात समझ में आ रही? ये कब बना था? पहली बार 1920 में बना था, मैंने वहां पर एक्चुअली बोल दिया था, ठीक है। उसको आप लोग थोड़ा, उस क्वेश्चन में मैंने जो बोला था उसको थोड़ा आप ठीक कर लीजिएगा, है ना, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा बोलने में, ठीक है। तो ये आपका प्राक्कलन समिति जो है ये इस 1920 में पहली बार बना, ठीक है। पहली बार कब बना था? तो 1920 में पहली बार बना, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है ना। और सभी लोकसभा के होते हैं, है ना, सभी लोकसभा के होते हैं, उसको थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा, है ना, सभी लोकसभा के होते हैं ना, लोकसभा, ठीक है, सभी लोकसभा के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे, राज्यसभा का इसमें कोई सदस्य नहीं होता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य, अब मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जो भी बोलिए, अनुच्छेद 51A भाग आपको पता है 4A, है ना, 4A जो है, सॉरी 14 लिखा गया, 4A जो है उसमें है। और आपको पता है कि संविधान संशोधन, है ना, कौन सा? 42वां, है ना, 42वां, है ना, CAA बेसिकली, ठीक है, इसके द्वारा, और बाद में एक इसके द्वारा 10 जोड़ा गया था, और 86वां, ठीक है, जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा जो है 1 जोड़ा गया, ठीक है। तो कुल टोटल कितने? 11 है कुल इसमें, ठीक है, 11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत में प्रधानमंत्री डैश क्या होता है? ये लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त होते हैं, निर्वाचित तो इनको जनता करती है, ठीक है, जनता, देखिए वो निर्वाचित होते हैं जो पार्लियामेंट के, संसद के सदस्य के रूप में, लेकिन ये प्रधानमंत्री जो बनाए जाते हैं, है ना, वो तो राष्ट्रपति द्वारा वो नियुक्त किए जाते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? रक्षा तो संघ, 3 सूची है, संघ और राज्य और समवर्ती, तो जो भी आपका जो राष्ट्रीय विषय के सब्जेक्ट होते हैं उसको संघीय सूची में रखा जाता है, तो रक्षा आ ही जाएगा, रेलवे उसी में आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी उसी में आएगा, ठीक है। ये स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन ये तो आपका पता है, ये किसका है? ये आपका, है ना, राज्य सूची के विषय, ठीक है। आपको मैंने कई बार सूची के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, किसमें कितने सब्जेक्ट हैं, ये सब ऑलरेडी डिस्कस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वें लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुआ था उसमें कितने चरणों में? ये 7 चरणों में समाप्त हुआ था। ये अप्रैल टू मई चला था, ठीक है, अप्रैल टू मई चला था, ठीक है, और ये 2019 की बात हो रही है, ठीक है। अभी 18वां अब लोकसभा चुनाव होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता? तो इसमें तो एक ही अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध, धर्म वाला 25-26 आपको ध्यान होगा, है ना, ये सब आपको है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अच्छा हमारा हो गया। हमने जो टोटल इसमें देखिए, इस सेशन में हमने टोटल 55 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, 55 क्वेश्चंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इंडियन पॉलिटी का जो हमने कवर किया है। सारा ही मॉडल सेट 1 to 9 हमने कंप्लीट कर लिया, 1 to 9, इसमें आपको 500 क्वेश्चंस अराउंड हो चुके हैं अभी तक। पॉलिटी के हमने 500 क्वेश्चंस जो है ना, लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। बाकी जो और 200-300 क्वेश्चन में बचा हुआ है, 200 के करीब आई थिंक और क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको आने वाले 3-4 वीडियोस में हम उसको, या हो सकता है 3 वीडियो में वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आप लोग बाकी चैनल से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, आप जान ही रहे, आप देख ही रहे कितनी मेहनत हो रही है, आप वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे, वीडियो आ रहा है आपके लिए। बिहार एसएससी के एग्जाम से पहले या बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम होने से पहले ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और बहुत सारे क्लासेस आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो को अपने दोस्त यारों में जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं शेयर करिए, थोड़ा आप सपोर्ट दिखाइए, और इसी तरह से मैं आपके लिए जितने भी अच्छे वीडियोस हैं, अच्छे कंटेंट है वो लाता रहूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।